welcome to all of you in our next class. Dear students, आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है यूनिट 5 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आज उसका लास्ट लेक्चर है और आज के क्लास में हम रीड करेंगे कि किस तरीके से जो मोनोमर्स प्रोड्यूस हो गए हैं ड्यू टू डाइजेशन वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होंगे। हमने देखा लास्ट क्लास में कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, या हमने पढ़ा प्रोटीन की डाइजेशन, या हमने स्टडी किया फैट की डाइजेशन, या हमने देखा न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन। इन सारे मैक्रोमॉलिक्यूल की डाइजेशन से प्रोड्यूस हो गए मोनोमर्स। कार्बोहाइड्रेट ने प्रोड्यूस किया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। प्रोटीन्स ने प्रोड्यूस किए एमिनो एसिड्स। फैट्स ने प्रोड्यूस किए फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोग्लाइसराइड्स एटसेट्रा। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड से प्रोड्यूस हो गए न्यूक्लियोटाइड्स, जिनमें नाइट्रोजनस बेस, जिनमें पेंटोज शुगर एटसेट्रा प्रोड्यूस हो गई। आज हम देखेंगे ये सारी मोनोमर्स किस तरीके से एब्जॉर्ब होंगे। नाउ जो हमारा खाना है, हमारा जो फूड होता है, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है, हमारे खाने में प्रोटीन्स है, हमारे खाने में लिपिड्स है यानी कि फैट्स है, और हमारे खाने में वाटर, आयंस और विटामिन होते हैं। चूंकि वाटर, विटामिन और आयंस यानी कि मिनरल्स, इन्हें हमें डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या ऐसे ही एब्जॉर्ब होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड्स है, दे आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और हमने उनको डाइजेस्ट किया, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में उनको डाइजेस्ट किया गया बाय एंजाइमेटिक एक्शन, और ये कन्वर्ट हो गए मोनोमर्स में। अब इस क्लास में हम यही देखेंगे कि ये किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। सो आज का जो लेक्चर है हम देखेंगे कि मोनोमर जो है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है। सो पहले हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, उन हार्मोन्स का क्या रोल है। सो पहले हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ digested food. जो हमने जो खाना खाया, उस खाने को डाइजेशन करने के बाद वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। एंड वन मोर थिंग, ये आपको याद रखना होगा कि कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, या अमीनो एसिड्स हो, या फैट्स हो, इनकी एब्जॉर्प्शन जेजुनम में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, मोनोसेकेराइड्स में, प्रोटीन जो कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड्स में, और फैट्स जो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, इनकी एब्जॉर्प्शन कहां होती है? जेजुनम में। याद रखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फैट्स हो, इनकी सब की एब्जॉर्प्शन कहां पे होती है? जेजुनम में। तो ये आपको याद रखना होगा। कार्बोहाइड्रेट ने प्रोड्यूस किए मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये है, मैं एक सेल बना रहा हूं, ये इस सेल का एपिकल सरफेस, ठीक है, और यह है ब्लड वेसल। ये इंटेस्टाइन में जेजुनम की सेल है, ये वाली सेल। यहां पे ग्लूकोज है। सबसे पहले देखेंगे किस तरीके से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। तो जो ग्लूकोज है ये एब्जॉर्ब होता है बाय, ये मैंने पढ़ा है आपको ऑलरेडी, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला जो है दैट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आपको याद होगा जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे तब मैंने बोला था एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के हैं, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पे जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है वो होता है बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। What do you mean by that? Secondary, what do you mean by? Primary active transport हम उसे कहते हैं कि अगर
कोई चीज हम एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, वो होता है एनर्जी की मदद से। और अगर एनर्जी देता है हमें एटीपी, उसे हम कहेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान से देखिए कैसे होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां मैं एक दिखा रहा हूं एक पॉइंट, चलिए मैं यहीं पे दिखा रहा हूं। सपोज यहां पे इस एपिकल सरफेस पे एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इस प्रोटीन का नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोटीन का नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो इस ग्लूकोज को मूव करना है, ध्यान से सुनिए, इस ग्लूकोज को मूव करना है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इस ग्लूकोज को मूव करना है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, सॉरी लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर, सॉरी लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। ग्लूकोज को मूव करना है लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, यानी कि अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके इसको क्या चाहिए? एनर्जी। यहां से आता है सोडियम, यहां से सोडियम आता है, यहां से क्या आता है? सोडियम। तो जो सोडियम है, सोडियम भी पास ऑन होता है, मगर कहां से? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। सो ग्लूकोज मूव करता है लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, वाइल एज सोडियम मूव करता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जब सोडियम मूव करता है हाई टू लो, ये रिलीज करता है एनर्जी, ये रिलीज करता है एनर्जी, और वही एनर्जी हम यूज करते हैं ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराने में। सो जो ग्लूकोज है, इसको मूव करना है लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, इसके लिए इसको चाहिए एनर्जी। और दूसरा जो सोडियम है, ये मूव करता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, इसके लिए ये एनर्जी रिलीज करता है। जब भी कोई चीज मूव करेगा हाई टू लो, वगैरह एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी की मदद से हम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेंगे लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। इस प्रोटीन का नाम मैंने यहां पे गलत लिखा है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नहीं है, इस प्रोटीन का नाम है सोडियम, सोडियम ओब्लिक ग्लूकोज सिंपोर्टर, सोडियम ओब्लिक ग्लूकोज सिंपोर्टर। तो इससे क्या हुआ? ग्लूकोज मूव किया लो कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, उसके लिए हमें चाहिए एनर्जी, जो कौन प्रोवाइड करता है? जब सोडियम मूव करता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो जो एनर्जी रिलीज हुई ड्यू टू सोडियम ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सोडियम पैसिव ट्रांसपोर्ट है, सोडियम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिखाता है, सोडियम मूव करता है हाई टू लो, उससे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हम यूज करते हैं जब ग्लूकोज मूव करता है फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। ये था इनका। एक और है, यहां पे मैं एक और सेल बना रहा हूं, एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। एक और प्रोटीन है, इसका नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये प्रोटीन है, ध्यान से देखिए, चाहे हम बात करेंगे ग्लूकोज, ये ग्लूकोज मूव करता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन डायरेक्टली। सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज अ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द एपिकल सरफेस। तो क्या होता है? जो ग्लूकोज है, ये डायरेक्टली इस प्रोटीन के थ्रू, इस टनल प्रोटीन के थ्रू पास ऑन होता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ये जो है, ये ग्लूकोज जब यहां आ जाता है, उसके बाद ये टच जाता है किसमें? ब्लड में। यहां से भी ये कहां जाता है? ब्लड वेसल में। इसको हम बोलते हैं, ये दूसरा ट्रांसपोर्ट है, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, facilitated in diffusion. So in our last class जो हमने पढ़ा सेल बायोलॉजी में,
हमने देखा है कि ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मींस कि जब कोई मॉलिक्यूल मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी बट थ्रू प्रोटीन्स, थ्रू टनल प्रोटीन्स, उसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहां ग्लूकोज पास ऑन होता है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू द टनल प्रोटीन, और जो टनल प्रोटीन होता है इसका नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसी के थ्रू पास ऑन होता है। तो इसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि यहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम की मदद से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, इसे हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्टर। और इसी तरीके से फ्रक्टोज भी, यानी कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें फ्रक्टोज, एक तो है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज और तीसरा है गैलेक्टोज, ये एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है बेटा, सो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होते हैं, और यहां ग्लूकोज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो फाइनली हमने देखा कि जो मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस हो गए ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें जो मोनोसैकेराइड होता है वो या तो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है या मेनोज होता है। ये सारे मोनोसैकेराइड्स दो तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, या तो ये बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम थ्रू सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्टर से एब्जॉर्ब होते हैं, या बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ये एब्जॉर्ब होते हैं। व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? When monosaccharides move from higher concentration to lower concentration through the tunnel proteins, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? व्हेन मॉलिक्यूल्स आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अदर देन एटीपी। आप देखिए यहां पे एटीपी ने एनर्जी नहीं दी, या ऐसी बात है आप पहले फोन को चार्ज पे रखते हो लाइट पे, तो यू आर यूजिंग फोन विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी गिवन बाय द लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब लाइट चली जाती है स्टिल योर फोन इज वर्किंग। क्यों? क्योंकि आपके फोन में एक सेकेंडरी स्टोरेज है जिसे हम कहते हैं बैटरी, वो बैटरी चार्ज हो चुकी है। या घर में क्या होता है, जब लाइट आती है वी कैन एंजॉय, जब लाइट चली जाती है उसके बाद इन्वर्टर हमें जो है दूसरा इनपुट देता है, तो इन्वर्टर जो वो स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिसिटी, वो एनर्जी जो उसको वो चार्ज करता है। तो यहां भी ऐसा ही है, अगर इसको यहां पे एटीपी ने एनर्जी दी होती तो हम इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन यहां पे जो ग्लूकोज है ये मूव करता है लो टू हाई, इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी इसको कौन प्रोवाइड करता है? सोडियम। क्योंकि जो सोडियम है वो मूव करता है कहां से? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो जब सोडियम मूव करेगा फ्रॉम हाई टू लो, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दैट वाज द कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मोनोसैकेराइड्स किस तरह एब्सॉर्ब होते हैं। नाउ सेकंड विल मूव द अमीनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन जो प्रोड्यूस करते हैं अमीनो एसिड्स, वो किस तरह एब्सॉर्ब होते हैं। Now we will see how amino acids are absorbed. So दूसरा है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ने प्रोड्यूस किए अमीनो एसिड्स। ध्यान से देखिए बेटा, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह है। देखिए कुछ अमीनो एसिड्स, ठीक है, यहां इसे मैं लिखता हूं, some amino acids are absorbed by secondary active transport, by secondary active transport with the help of सोडियम आयन। ठीक है,
अभी मैंने दिखाया कि जिस तरह ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है उसी तरीके से एमिनो एसिड भी एब्जॉर्ब होते हैं। उसको मैं लिखूंगा सोडियम पॉजिटिव एमिनो एसिड सिंपोर्टर। सिंपोर्टर मीन्स जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो जिस तरीके से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया गया विद द हेल्प ऑफ सोडियम, उसी तरीके से अमीनो एसिड को भी एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम। तो यहां पे जो सोडियम है वो हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यू हैव टू रिमेंबर इट। तो कुछ अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वायरस जो बाकी अमीनो एसिड है, सम अमीनो एसिड्स और also absorbed by facilitated diffusion. Facilitated diffusion. Facilitated diffusion through टनल प्रोटीन्स, जिन्हें हम एक और नाम देते हैं पोरीन्स। ठीक है, तो कुछ एमिनो एसिड्स कैसे एब्जॉर्ब होता है, बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। व्हाट डू यू मीन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मींस जिसमें एक एमिनो एसिड एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू द टनल प्रोटीन। क्योंकि मैंने पढ़ाया है जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में तीन तरह के टनल प्रोटीन्स होते हैं। एक वो जिनमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एब्जॉर्ब होंगे जिन्हें हमने नाम दिया है पोरीन्स, और दूसरा वो जिनमें सिर्फ आयन्स पास ऑन होते हैं उन्हें हम कहते हैं आयन चैनल, और तीसरा वो जिसमें सिर्फ पानी एब्जॉर्ब होगा उन्हें हम कहते हैं एक्वापोरीन्स। आप सेल बायोलॉजी की जो नोट कॉपी है, नोटबुक है आपकी, आप उसको रिवाइज कर सकते हो, तो वहां पे मैंने लिखवाया है, दिखाया है। तो एमिनो एसिड जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मींस कि ये एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द टनल प्रोटीन्स। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली दिखाएंगे, ये एक सेल है, यहां से आ गया सोडियम और यहां से है एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड को मूव करना है लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाना है, इसको लो टू हाई जाना है, इसे चाहिए एनर्जी। लेकिन यहां से जो सोडियम है वो मूव करता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। सोडियम मूव कहां से करता है, हाई टू लो। तो जब सोडियम मूव करेगा हाई टू लो, इससे क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी की मदद से हम एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक और एग्जांपल हम दिखाएंगे यहां पे। ये एक और सेल है इन द जेजुनम, यहां से ये ब्लड वेसल, यहां से ब्लड वेसल, ये है एमिनो एसिड्स। ठीक है बेटा, एमिनो एसिड डायरेक्टली पास ऑन होते हैं इनटू द सेल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ये डायरेक्टली पास ऑन होते हैं थ्रू दिस टनल प्रोटीन। तो इसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो दैट मीन्स दो तरीके से एमिनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं, या तो सोडियम की मदद से बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर डायरेक्टली थ्रू टनल प्रोटीन। इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये था एमिनो एसिड की एब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे हाउ फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड। नाउ वी विल सी द फैट एब्जॉर्प्शन। थर्ड हम देखेंगे फैट्स। जो फैट्स है ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, इनटू मोनोग्लाइसराइड्स, प्लस फैटी एसिड
प्लस ग्लिसरॉल। जो फैट होता है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, यानी कि ये वाटर हेटिंग है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लेकिन जो बाइल साल्ट्स होते हैं और जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, दे आर एम्पीपैथिक इन नेचर। एम्पीपैथिक तो मैंने आपको पहले ही बोला है, इसके दो ग्रुप्स होते हैं। ये देखिए, ये हेड है और ये टेल है। हेड हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होता है। ध्यान से देखिए क्या होता है। सपोज ये एक फैट ड्रॉपलेट है, दिस अ फैट ड्रॉपलेट, ठीक है बेटा, दिस अ फैट ड्रॉपलेट। यहां से कौन आता है? बाइल साल्ट्स, क्योंकि बाइल साल्ट्स हेल्प करता है हमें फैट के डाइजेशन में भी और फैट के एब्जॉर्प्शन में भी। देखिए कैसे बाइल साल्ट्स यहां से आ गए, वो इस फैट ड्रॉपलेट के साथ बाइंड हो गई। यह है इसका हाइड्रोफिलिक हेड बाइल साल्ट्स का। तो जो बाइल साल्ट के हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफोबिक, वो किसके साथ बाइंड हो गए? फैट के साथ। तो उन्होंने क्या बनाया? दे फॉर्म ए स्ट्रक्चर नोन एज मिसल। तो मिसल फॉर्मेशन ऑकर्स। सो सबसे पहले क्या हुआ कि जो फैट है इसके इर्द गिर्द, बिल्कुल जो बाइल साल्ट्स है ये इसके इर्द गिर्द मंडलाने लगे, इसके इर्द गिर्द अटैच होने लगे। बाइल साल्ट का जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो फैट के हाइड्रोफोबिक एंड के साथ इंटरेक्ट कर गए। ध्यान से देखिए, जो बाइल साल्ट्स है उनका जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर की ओर रहा, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अटैच हुआ किसके साथ? फैट के साथ। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। इसके बाद क्या होता है? इस मिसल फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? जो जेजुनम है, जो जेजुनम की सेल्स है, वो यहां से एब्जॉर्ब होता है। तो दिस मिसल जो है ये एब्जॉर्ब होता है कहां? इनटू द जेजुनम, एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स, या उनको हम बोलते हैं एंटीरोसाइट्स, बाय द एंटीरोसाइट्स ऑफ जेजुनम। जो जेजुनम की जो एंटीरोसाइट्स है उनने उसको क्या किया? एब्जॉर्ब करने के बाद ध्यान से देखिए क्या होता है। जो जेजुनम है वहां से जो ये बाइल साल्ट्स है डिटैच हो जाते हैं। बाइल साल्ट्स क्या हो जाते हैं? डिटैच। सो आई विल राइट हियर बाइल साल्ट्स और डिटैच्ड फ्रॉम फैट। ठीक है, तो बाइल साल्ट जो है ये डिटैच होते हैं किससे? फैट से डिटैच होते हैं। और कहां जाते हैं ये बाइल साल्ट? से जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में और गोल्गी बॉडीज में। तो जो ये एंटीरोसाइट्स है, सेल्स ऑफ द जेजुनम, इसमें जो ईआर एंड गोल्गी बॉडी है वो इस बाइल साल्ट को रिमूव करते हैं और वहां पे सिर्फ क्या रहता है? फैट। लेकिन इस फैट के इर्द गिर्द अब बहुत सारी चीजें होती है। लाइक देखिए मैं यहां पे लिखूंगा, इसमें फैट्स, एक तो ये फैट है और दूसरा कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और क्या होता है? एक तो फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और इनके एंड प्लस ये सब, इनके सब के इर्द गिर्द क्या होता है? और सराउंडेड बाय प्रोटीन्स। तो एक तो फैट है क्योंकि अब तो बाइल साल्ट डिटैच हो गया, एक तो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स है और इन सब के इर्द गिर्द क्या होते हैं? प्रोटीन्स। इन सब के इर्द गिर्द क्या होते हैं? प्रोटीन्स। आई विल शो यू लाइक दिस। ये है फैट, दिस इज फैट, ठीक है। ये है कोलेस्ट्रॉल, दिस इज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है।
और यह है इसके इर्द गिर्द, यह है विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो एक तो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इन सब के इर्द गिर्द क्या है, इन सब के इर्द गिर्द पाया जाता है एक प्रोटीनेशियस कोट, एक प्रोटीनेशियस कोट। इसे हम बोलते हैं द स्ट्रक्चर नोन एज काइलोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स। So the structure is known as chylomicrons. So dear students, पहले क्या हुआ, मिसल फॉर्मेशन। So I will write here heading. First मिसल फॉर्मेशन, उसके बाद क्या हुआ, डिटैच हो गया यानी कि एब्जॉर्ब हो गए थ्रू एंटीरोसाइट्स। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड बाइल साल्ट्स वहां पे डिटैच हो गए, ठीक है। और फोर्थ क्या हुआ, काइलोमाइक्रॉन फॉर्मेशन। तो आप देखिए फैट सॉल्युबल किस तरीके से, फैट किस तरह एब्जॉर्ब किया जाता है, पहले मिसल फॉर्मेशन, उनके साथ फैट के साथ अटैच हुआ बाइल साल्ट्स, उसके बाद को एब्जॉर्ब किया गया एंटीरोसाइट्स ऑफ जेजुनम में, वहां पे बाइल साल्ट डिटैच हो गए बाय ईआर एंड गोल्गी बॉडी। उसके बाद उस फैट के इर्द गिर्द कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन और इनको सराउंड कर रहा है प्रोटीन्स। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स। इस स्ट्रक्चर हम नाम क्या देते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स। नाउ काइलोमाइक्रॉन्स कहां पे, एंटीरोसाइट्स में। अब हम देखेंगे एंटीरोसाइट से ये किस तरह एब्जॉर्ब होंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, जब हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टीन, वहां मैंने दिखाया था कि जो इंटेस्टीन की लाइनिंग है उसमें 4 लेयर्स है। एक है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, उसके बाद क्या है मस्कुलैरिस, उसके बाद क्या है एडवेंशिया। वहां मैंने आपको दिखाया था कि देयर आर अ बंच ऑफ फैट लिम्फेटिक वेसल्स जिन्हें हम बोलते हैं लैक्टील्स। अगर आपको याद होगा आप कॉपी चेक कर सकते हैं, नोटबुक या आपके जो नोट्स मैंने सेंड किया आप चेक कर सकते हो। तो ध्यान से एक डायग्राम दिखा रहा हूं, ये है विलस, ये विलस है, विलय का स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। और ये सेल है, मैंने एक सेल बड़ी बना दी, ये सेल है एंटीरोसाइट, ठीक है, ये एंटीरोसाइट है। यह फैट, इसके इर्द गिर्द क्या है, बाइल साल्ट्स। तो बाइल साल्ट इसको एब्जॉर्ब करवाते हैं, ये आ गया यहां पे। जब फैट ड्रॉपलेट यहां पे आ गया, जो बाइल साल्ट्स है वो डिटैच हो गई, बाइल साल्ट्स और डिटैच। जब बाइल साल्ट्स डिटैच हो गए, ये फैट है, इसके साथ ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये कोलेस्ट्रॉल है, इन सब के इर्द कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं प्रोटीनेशियस कोट। अब इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया, काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है बेटा। सो पहले क्या था, मिसल, मिसल था पहले, उसके बाद क्या हुआ, ये एब्जॉर्ब, और थर्ड क्या हुआ, बाइल साल्ट्स डिटैच हो गए, और फोर्थ क्या है, इस फैट के इर्द गिर्द एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन है और कोलेस्ट्रॉल है, इनको सराउंड कर रहा है प्रोटीनेशियस कोट। अब ये स्ट्रक्चर बन गया काइलोमाइक्रॉन। अब ध्यान से देखिए, यहां पे होता है, ये विलस है, विलय के जो म्यूकोजा के जो नीचे है सब म्यूकोजा, उसमें पाए जाते हैं एक स्ट्रक्चर जिन्हें बोलते हैं लैक्टील्स। व्हाट आर लैक्टील्स, लैक्टील्स जो होते हैं दे आर लिम्फेटिक वेसल्स। आई विल राइट इट हियर, लिम्फेटिक वेसल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि फैट डायरेक्टली ब्लड वेसल में नहीं जाता है। सो अब ध्यान से देखिए, जो ये काइलोमाइक्रॉन्स है, अब ये कहां जाता है, शाबाश, ये अब जाएगा किसमें, इनटू द लैक्टील्स। इस तरह ये देखिए किस तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यह फैट ड्रॉपलेट, यह फैट सॉल्युबल विटामिन और ये कोलेस्ट्रॉल, यह फैट सॉल्युबल विटामिन और ये कोलेस्ट्रॉल, यह फैट
फैट सॉल्युबल विटामिन और कोलेस्ट्रॉल, और बाहर एक प्रोटीनेशियस कोट, ये है काइलोमाइक्रॉन्स। तो देखिए ये काइलोमाइक्रॉन्स अब कहां जाते हैं, लेक्टील्स में जाते हैं, और लेक्टील जो है दे आर एक्चुअली लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फेटिक वेसल से मूव करके किस में रिलीज हो जाते हैं, शाबाश, इनटू द ब्लड वेसल्स। फ्रॉम लेक्टील्स the chylomicrons are released in the blood vessels. इसमें रिलीज किए जाते हैं ब्लड वेसल्स में। सो दिस वाज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स। Now dear students, मैं कुछ नोट यहां पे लिख रहा हूं एंड यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी इंपॉर्टेंटली। हमने देखा कि जो एमिनो एसिड्स थे या मोनोसैकेराइड्स थे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के रिएक्शन के बाद उन्हें डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है किस में, दे आर रिलीज बाय इन द ब्लड। लेकिन सिर्फ जो फैट्स है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं किसमें, लैक्टील्स में। सो आई विल राइट द नोट, एमिनो एसिड्स plus monosaccharides are absorbed in blood vessels, but fats are absorbed in lacteals। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जो हमारा माउथ है, ओरल म्यूकोजा, जो हमारी माउथ है उसमें क्या क्या एब्जॉर्ब होते हैं, उसमें कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं, ड्रग्स लाइक नाइट्रोग्लाइसेरीन, नाइट्रोग्लाइसेरीन कुछ ड्रग्स है जो एब्जॉर्ब होते हैं किसमें, जो एब्जॉर्ब होते हैं और म्यूकोजा में। इसी तरह जो स्टोमक का है गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो स्टोमक का है गैस्ट्रिक म्यूकोजा, उसमें देखिए क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर, कुछ ग्लूकोज, एल्कोहल 20%, 20% एल्कोहल स्टोमक में एब्जॉर्ब होता है, और एस्पिरिन, ये ड्रग है, पैराएस्टामोल। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आए हैं इस पे क्वेश्चंस कि एस्पिरिन और पैराएस्टामोल कहां एब्जॉर्ब होते हैं, ये सिर्फ गैस्ट्रिक म्यूकोजा में एब्जॉर्ब होते हैं, और अल्कोहल का 20% कहां एब्जॉर्ब होता है, ये एब्जॉर्ब होता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। तो ओरल म्यूकोजा में ड्रग्स लाइक नाइट्रोग्लाइसरीन एब्जॉर्ब होते हैं, वाइल एज इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल 20% होता है, और एस्पिरिन और पैराएस्टामोल एब्जॉर्ब होते हैं। जो जेजुनम है, मैं यहीं पे लिखता हूं, जेजुनम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं, जो अभी मैंने पढ़ाया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की डाइजेशन के बाद जो मोनोसैकेराइड्स, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड जो है वो सब एब्जॉर्ब कहां पे होता है, जेजुनम में एब्जॉर्ब होते हैं। इलियम जो होता है, यहां मैं लिखता हूं, जो इलियम होता है, इलियम में विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो तो फैट के साथ ही एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो इलियम में एब्जॉर्ब होता है, और विटामिन B12 जो है वो भी एब्जॉर्ब कहां पे होता है, इलियम में एब्जॉर्ब होता है। जो कोलॉन है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का कोलॉन में क्या एब्जॉर्ब होते हैं, ध्यान सुनो बेटा, कोलॉन में एब्जॉर्ब होते हैं एक तो वाटर है और आयंस। वाटर और आयंस कहां पे एब्जॉर्ब होते हैं, कोलॉन में एब्जॉर्ब होते हैं। क्लियर?
Now, students, after absorption of food, we will see another topic known as hepatic portal system. Hepatic portal system. देखिए hepatic portal system क्या होता है. सपोज यहां पे ये हार्ट है, ठीक है बेटा, ध्यान से. हार्ट से ये ब्लड वेसल निकल रही है, सपोज आर्टरी आ रही है, ठीक है. ये आर्टरी जब आती है तो ये ब्रेक होती है इनटू सेट ऑफ कैपिलरीज. सपोज दीज आर द सेट ऑफ कैपिलरीज. फिर यहां से ये वेन में कन्वर्ट होके वापस जाती है किसमें, हार्ट में. यहां से आया HbO4 ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये सपोज ऑर्गन है, इसने ऑक्सीजन दिया ऑर्गन को और ऑर्गन ने क्या दिया, CO2. तो ये CO2 अब वेन में जाके कहां जाएगा, हार्ट को, और हार्ट से फिर आ जाएगा ये ब्लड. ये नॉर्मल सर्कुलेशन है जो हमें पता है. सर्कुलेशन हार्ट से आर्टरी ब्रेक होती है इनटू कैपिलरीज. दीज आर कैपिलरीज. एंड कैपिलरी से जो एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2. O2 गया ऑर्गन को, ऑर्गन ने दिया CO2 और CO2 वेन के जरिए वापस जाता है कहां पे, इनटू द हार्ट. लेकिन ध्यान से देखिए, अब मैं दूसरा सिस्टम दिखा रहा हूं. सपोज ये हार्ट है, ठीक है बेटा. यहां से एक आर्टरी निकली और ये आर्टरी ब्रेक होती है इनटू सेट ऑफ कैपिलरीज. ये आर्टरी ब्रेक होती है इनटू सेट ऑफ कैपिलरीज. तो यहां पे ये फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज, फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज. और ये कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टीन में. तो स्मॉल इंटेस्टीन में जो आर्टरी हार्ट से आती है ये ब्रेक होती है इनटू सेट ऑफ कैपिलरीज में से बोलते हैं फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज. देखिए स्मॉल इंटेस्टीन, यहां से जो ऑक्सीजन आता है, हार्ट से जो ऑक्सीजन ब्लड आता है, ऑक्सीजन दिया जाता है इंटेस्टीन को. यहां से वापस क्या दिया स्मॉल इंटेस्टीन ने, इसने तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ठीक है, और एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स जो अभी हमने देखा कि जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, मोनोग्लाइसराइड्स है, काइलोमाइक्रॉन्स है, एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो अभी इंटेस्टीन में एब्जॉर्ब हो गए, अब ये स्मॉल इंटेस्टीन किसे देता है, कैपिलरीज को, along with the CO2. अब ध्यान से देखिए, यहां से इस कैपिलरी से एक वेन निकलती है, ठीक है. कैपिलरी से अब क्या निकलती है, वेन. अब ध्यान से देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, जो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इनमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड है. अगर ये डायरेक्टली हार्ट में चले जाएंगे तो हार्ट से फिर सर्कुलेट हो जाएंगे. तो अगर एक्सेस ग्लूकोज होगा, एक्सेस अमीनो एसिड होगा, एक्सेस फैटी एसिड होगा, वो तो हमारे ब्लड में ही रहेंगे. शायद इससे हमारा ब्लड ठीक भी हो सकता है, ब्लड प्रेशराइज हो सकता है. तो देयर इज नो मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, नो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन, लिपिड्स एटसेट्रा. अगर हमें कहीं पे ग्लाइकोजन बनाना, अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो हम किस तरह वो कन्वर्ट करेंगे ग्लाइकोजन में. तो इसलिए यहां पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कैपिलरीज एक वेन बना के फिर वो वेन फिर से ब्रेक हो जाती है कैपिलरीज में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से ब्रेक होती है कैपिलरीज में, ठीक है. इसे हम बोलते हैं सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज, सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज. और ये कौन सा ऑर्गन है, ये लिवर है. अब ध्यान से देखिए, यहां से तो ऑक्सीजन किसे मिला, स्मॉल इंटेस्टीन को. यहां से जो स्मॉल इंटेस्टीन से क्या एब्जॉर्ब हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड.
यहां से तो कार्बन से चला जाएगा, इसका लिवर का CO2 तो यहीं पे चला जाएगा वीन में ही, इन कैपिलरीज में। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, उन्हें रिलीज किया जाता है। सो जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किए थे, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इस कैपिलरीज में गए थे एब्जॉर्ब होके, अब वो कहां वापस रिलीज किए जा रहे, वो अब लिवर को दिए जा रहे हैं। सो यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से इस कैपिलरीज में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया गया और थ्रू एक वेन बनाई, फिर ब्रेक हो गई सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज में। अब इन कैपिलरीज से वो न्यूट्रिएंट्स वापस दिए जाते हैं किसे, लिवर में, और उसके बाद यहां से फिर एक वेन निकलती है और ये वेन कहां जाती है, इसको रब करना पड़ेगा यहां पे। तो अब यहां से जो वेन है ये वापस जाएगी कहां पे, HbCO2 लेके कहां जाएगी, हार्ट को। अब ध्यान से देखिए, एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल, आपने देखा नॉर्मल में हार्ट से आती है आर्टरी, ब्रेक होती है, फर्स्ट सेट ब्रेक होती है कैपिलरीज, और कैपिलरी से डायरेक्ट इनटू द हार्ट थ्रू वेन। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, इस वाले सेल कुछ में ऐसा नहीं है। हार्ट से आ गया HbO4, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन किसे मिला, इंटेस्टीन को, इंटेस्टीन ने यहां से क्या दिया कैपिलरीज को, कार्बन डाइऑक्साइड और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, वही जो अभी जेजुनम में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ब्रेक हो गई, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हमने डाइजेस्ट किए, जिनके मोनोमर्स बने, वो मोनोमर्स यहां पे एब्जॉर्ब होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स यहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इन कैपिलरी से निकल के वो एक वेन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वेन, ध्यान से देखिए। अगर ये डायरेक्टली जाते हैं हार्ट में तो लिवर को ये सब नहीं मिलता, तो लिवर मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा, हमें अगर एक्सेस ग्लूकोज है उसे हम कन्वर्ट ही करेंगे ग्लाइकोजन में। इससे अगर ग्लूकोज की लेवल ज्यादा रही हमारे ब्लड में तो डायबिटीज है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां से एक वेन निकली और इस वेन फिर से ब्रेक हो गई सेट ऑफ कैपिलरीज में, जिसे हम बोलते हैं सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज। और इस सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज कहां पे, लिवर के पास। और यहां पे क्या है, लिवर अपना CO2 देता है इन कैपिलरीज को, और कैपिलरीज ने वहां से क्या रिलीज किए, एब्जॉर्बड न्यूट्रिएंट्स। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन से कैपिलरीज में चले गए थे, वो सारे इस कैपिलरीज ने लिवर को दिए, और उसके बाद जो ब्लड है वो यहां से निकल के कंटेनिंग CO2 कहां जाता है, हार्ट को। अब पॉइंट टू बी नोटेड, तो यहां पे सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज, यहां पे फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज। तो नॉर्मल सर्कुलेशन के मुकाबले में यहां पे दो सेट ऑफ कैपिलरीज बने, और जो ये वेन है इन दो कैपिलरीज के बीच में, यानी कि फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज और सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज के बीच में जो वेन है, या स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में जो ये वेन है, इसे हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। यानी कि जो ये हिपैटिक पोर्टल वेन है, ये क्या है, ये एक्चुअली दो कैपिलरीज के बीच में जो वेन है, यानी कि फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज और सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज के बीच में जो वेन बनती है, इसे हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। या हम सिंपली कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड जो लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेन निकलती है टुवर्ड्स द लिवर, उसे हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। और आप ध्यान से देखिए, ये वाली वेन हार्ट को नहीं जाती है। सो हिपैटिक पोर्टल वेन मीन्स अ वेन जो डायरेक्टली हार्ट को नहीं जाती है, बल्कि ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाती है, लिवर को जाती है, इसलिए इसको नाम पड़ा है हिपैटिक पोर्टल वेन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स ने एब्जॉर्ब किए वो किसे मिले, लिवर को, तो वो डायरेक्टली हार्ट को नहीं जाते। लिवर इसको मेटाबोलाइज करता है और अकॉर्डिंगली फिर वो इसको जो एक्सेस है उसे कन्वर्ट करेगा स्टोर मैक्रोमॉलिक्यूल में, और जो बाकी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स को सेंड करेगा थ्रू हार्ट। सो दिस वेन इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल वेन, और इस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आपने देखा होगा यहां पे जो आर्टरी आती है वो पहले फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज में ब्रेक होती है, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं। सो पहले आर्टरी, उसके बाद फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज, then
हिपैटिक पोर्टल वेन, उसके बाद सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज, उसके बाद क्या होता है, देन अगेन वेन, और ये वेन कहां जाती है, हार्ट, ठीक है, और हार्ट से फिर आर्टरी। तो इस तरह इस सर्कुलेशन, तो ध्यान से देखिए, पहले आर्टरी, फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज, देन हिपैटिक पोर्टल वेन, देन सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज, देन अगेन वेन, देन टू हार्ट, देन अगेन। तो इस तरह सर्कुलेशन होता है। इसे हम क्या नाम देते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर, दैट वाज सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। अब हम लास्ट में देखेंगे जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने एक टेबल एक बनाया है, टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स। अब हम देखेंगे कौन कौन सा हार्मोन है जो रिलीज होता है किस जगह पे। तो पहले हम देखेंगे यहां पे नेम ऑफ हार्मोन, यहां पे नेम ऑफ हार्मोन, ठीक है, यहां पे सोर्स, यहां पे टारगेट, और यहां पे फंक्शन। पहले हम लेंगे एक हार्मोन, का नाम है गैस्ट्रिन, ठीक है, कहां से निकलता है, स्टोमक से, टारगेट भी क्या है, स्टोमक ही। क्या करता है, इंक्रीज द सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि गैस्ट्रिन का काम है ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करवाना। दूसरा, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसका दूसरा नाम है गैस्ट्रोन, एंटीरोगैस्ट्रोन इसका दूसरा नाम है। यह निकलता है ड्यूडिनम से, इसका जो टारगेट है वह है स्टोमक। ये डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड मोटिलिटी, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस की जो सेक्रीशन है उसकी मोटिलिटी है उसको डिक्रीज करता है। यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट करेंगे गैस्ट्रिक जूस, उस गैस्ट्रिक जूस की सेक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, और जो स्टोमक से फूड निकलता है उस मोटिलिटी को भी डिक्रीज करेंगे। थर्ड, ड्यूओक्राइनिन, ये निकलता है ड्यूडिनम से, टारगेट भी ड्यूडिनम ही है। क्या करवाता है, इंक्रीज सेक्रीशन, कहां से, फ्रॉम ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, जो स्टोमक में ब्रूनर्स, जो सॉरी ड्यूडिनम में ब्रूनर्स ग्लैंड है, जो कोई एंजाइम को सेक्रीट नहीं करता है, वो सिर्फ बाइकार्बोनेट सेक्रीट करता है, बाइकार्बोनेट रिच म्यूकस सेक्रीट करता है, उनसे ज्यादा सेक्रीशन करवाते हैं, किनसे, ब्रूनर्स ग्लैंड से। एक और है एंटीरोक्राइनिन, एंटीरोक्राइनिन, सोर्स कौन है, स्मॉल इंटेस्टीन, टारगेट भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टीन, सक्कस एंटेरिकस, ये सक्कस एंटेरिकस से क्या करवाता है, सेक्रीशन, सेक्रीशन, यानी कि जो जूस है सक्कस एंटेरिकस वो सेक्रीट करवाता है, कौन, एंटीरोक्राइनिन। वन मोर इज दिया, जो पहला हार्मोन डिस्कवर हुआ था दैट वाज सेक्रीटीन, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर, जो डिस्कवर हुआ था, ये ड्यूडिनम से निकलता है, ठीक है। टारगेट जो है, इसका ध्यान से सुनिए, इसका टारगेट जो है वह है पेनक्रियाज प्लस गॉल ब्लेडर। क्या करवाता है, सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट रिच सेक्रीशन,
बाइकार्बोनेट रिच सेक्रीशन, यानी कि ये पेनक्रियाज से सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट वाला म्यूकस सेक्रीट करवाता है, और गॉल ब्लेडर में जो बाइल है उसमें बाइकार्बोनेट ज्यादा से ज्यादा बनाता है। सो बाइकार्बोनेट रिच सेक्रीशन सेक्रीट करवाता है। वन मोर इज देयर, CCK कोलिसिस्टोकाइनिन, इवन कुछ किताबें लिखते हैं CCK डैश PZ, PZ मींस पेनक्रियोजाइमिन, ये इसका पुराना नाम है। कोलिसिस्टोकाइनिन डैश पेनक्रियोजाइमिन, इसका सोर्स है आई सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, टारगेट सेम पेनक्रियाज प्लस गॉल ब्लेडर। ये क्या करता है, ये हवाला हार्मोन CCK, ये गॉल ब्लेडर को कंट्रैक्ट करता है टू सेक्रीट द बाइल, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लेडर, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लेडर प्लस secretion of enzyme rich pancreatic juice, pancreatic juice। यहां कंफ्यूज नहीं होना, यहां सिर्फ बाइकार्बोनेट को सेक्रेट करवाता है सेक्रेटिन, तो सेक्रेटिन का काम है सिर्फ बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करना। लेकिन यहां पे CCK कोलिसिस्टोकाइनिन का रोल क्या है, गॉल ब्लेडर को कंट्रैक्ट करके जो बाइल है उसको सेक्रेट करवाना, और पेनक्रिया से वो जो एंजाइम रिच है पेनक्रियाटिक जूस जिसमें एंजाइम्स है उसको सेक्रेट करवाना। सो ये कुछ हार्मोन्स थे, 6 हार्मोन्स, 1 2 3 4 5 6 हार्मोन्स जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इसके बगैर बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन ये वो हार्मोन्स है जो आपकी टेक्स्ट बुक ने मेंशन किए हैं, जो आपके नीट तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Is it clear? That was all about the GIT, gastrointestinal hormones. Now students, we will see some disorders. Disorders related with the digestion. उसमें जो सबसे पहला है that is jaundice. क्या होता है जॉन्डिस, ये मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था आपको लिवर में। जॉन्डिस होता है जब ओवर सेक्रीशन होगा बाइल में, बाइल पिगमेंट्स, जब कंसेंट्रेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स इंक्रीज होगा, या जब सेक्रीशन ऑफ बाइल ज्यादा होगा, या जब लिवर प्रॉपरली बाइल को रिलीज नहीं करेगा इनटू द हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ड्यू टू सो मेनी रीजन। सपोज कभी लिवर को डिसऑर्डर होता है, जैसे हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, तो बाइल की जो कंसेंट्रेशन वो ज्यादा रहती है, लिवर में ही वो रह जाती है। या कभी ऐसा होता है जो बाइल डक्ट्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाइल पिगमेंट्स जो है वहीं पर रहते हैं। या एक और होता है, अगर कभी एनीमिक होता है कोई इंसान जिसमें आरबीसी की डेथ हो जाती है, जो आरबीसी जो है हम कह सकते हैं एबनॉर्मली उनकी डेथ हो जाती है, तो उस वक्त उस वजह से भी बाइल पिगमेंट जो है ज्यादा हो जाता है। तो जब लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट्स राइज हो जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, जॉन्डिस। दूसरा है उसे कहते हैं हम डायरिया। डायरिया देखिए क्या होता है, कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो गया उस वजह से, या लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो गया जिसकी वजह से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, और जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर लॉस हो जाता है अलॉन्ग विद द फीकल मैटर। तो उस वक्त जो हमारा फीकल है वो बिल्कुल लूज होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं डायरिया। अगर ये क्रॉनिक केस में इसमें कभी कभी ब्लड भी पास होता है। वॉमिटिंग, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो स्टोमक का कार्डिया स्फिंक्टर है, जब हम खाना खाते हैं, सपोज ये स्टोमक है, ये कार्डिया स्फिंक्टर है, यहां पे फूड यहां से नीचे आ गया स्टोमक में, तो स्टोमक से ये फूड डाइजेस्ट होकर कहां निकलता है, इनटू द इंटेस्टाइन नॉर्मली होता है। कभी क्या होता है, जैसे इंडाइजेशन हो गई है, या स्टोमक में फूड ज्यादा फुल है, या स्टोमक में स्ट्रेस टेंशन है, किसी और चीज की वजह से जो फूड है स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जब स्टोमक में फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ तो ये नॉन डाइजेस्ट फूड जो है अब यहां से पाइलोरिक कैनाल से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जो पाइलोरिक कैनाल है वो बंद रहता है। क्यों? क्योंकि फूड जो है डाइजेस्ट नहीं हुआ।
अब जब पाइलोरिक कैनाल बंद है, पाइलोरिक कैनाल ओपन नहीं होगा, फूड बाहर नहीं निकलेगा, यहां से कार्डिया स्फिंक्टर है, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता है, ये तो रिवर्स में नहीं ओपन होगा, ये तो अब फूड को बाहर नहीं छोड़ेगा, तो हमारा स्टमक बिल्कुल फुल हो जाता है। उस वक्त एक हमारे जो ब्रेन में एक सेंटर है, इसका नाम है मेडुला ओब्लॉन्गेटा, मेडुला ओब्लॉन्गेटा, जो ये याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वॉमिटिंग रिफ्लेक्स सेंटर है, ये वैगस नर्व के जरिए एक सिग्नल सेंड करता है, वैगस नर्व, तो ये इस कार्डिया स्फिंक्टर को ओपन करता है, जिससे ये सारा अनडाइजेस्ट फूड क्या आ जाता है बाहर, इससे हम कहते हैं वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग क्या है? इजेक्शन, यानी कि जो ये फूड है, नॉन डाइजेस्ट फूड है स्टोमक का, ये वापस रिलीज होता है ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ कार्डिया स्फिंक्टर। लेकिन इसका सेंटर कौन है? मेडुला ओब्लॉन्गेटा। एक और है, सब बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? कभी जो फूड है ये बिल्कुल जो हमारा फीकल मैटर है सॉलिड फॉर्म में होता है और ये नॉर्मली बाहर नहीं निकलता है थ्रू एनस। ये रिटेंशन, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इस फीकल मैटर को रिटेन करता है, यानी कि वो उसको इजीली बाहर अलो नहीं करता है, वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होता है। नॉर्मली ये कब होता है? नॉर्मली ये तब होता है जब हमारे बॉडी में वाटर की लेवल बहुत कम होगी, उस वक्त हमारा फीकल मैटर इतना हार्ड होता है कि वो इजीली इजीली फ्लो नहीं होता है थ्रू अवर लार्ज इंटेस्टीन, तो वही लार्ज इंटेस्टीन में रिटेन होता है, जिसकी वजह से हम इजेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। इसका सबसे बेस्ट है इनटेक ऑफ लॉट ऑफ फ्लूइड्स हमें लेने चाहिए, रफेज होने चाहिए हमारे खाने में, और जो प्रोटीन रिच डाइट है वो हमें कम करना चाहिए। एक और है, इसका नाम है इनडाइजेशन। अक्सर कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि उनमें डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होती है। क्या है? जब हम खाना लेते हैं तो जो खाना है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है, वीक डाइजेशन होती है। जैसे अगर दिन में खाना खाया होता है तो रात तक जब डिनर का टाइम होता है तो अक्सर बच्चे कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि माई स्टोमक इज फुल, मेरा स्टोमक तो फुल है, मुझे अभी एपिटाइट नहीं है, मुझे भूख नहीं है, और उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसका फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है। और उसने दिन में 12 बजे के आसपास उसने खाना खाया होता है, रात के 9 साढ़े 9 तक उसका जो फूड है अभी तक स्टोमक में या अभी तक एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है, तो दैट मींस उसकी जो डाइजेशन है वो वीक होती है। ये किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से होता है, टेंशन की वजह से होता है, या किसी और डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। इसका सबसे बेस्ट इलाज जो हम ये है कि इंसान को जो है एक प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर टाइम रखना चाहिए। सपोज अगर वो 12 बजे खाना खाता है तो उसको हर दिन इसी टाइम पे खाना खाना चाहिए। उसके खाना जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए, वो ज्यादा फुल ऐसे पेट भर के नहीं खाना होगा, और डेफिनेटली उसको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, तो डॉक्टर्स उसको कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन होती है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स थे एलिमेंट्री कैनाल के। बहुत सारे, मैंने आपको बोला बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हमने डिस्कस किए। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। तो जो ये चैप्टर नंबर 16 था यूनिट 5, इसमें आज हमने 11 वीडियोस यानी कि 11 लेक्चर्स हमने दिए। इसमें 11 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट किया आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह जल्ल शानु नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।